वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम यूजीसी नेट 2018 पेपर 2 सोशल वर्क के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे। Question 1. Assertion. The situation in which a person is faced with demands from two or more roles that do not match is called role conflict. Reason. Role conflict is not common in traditional societies where each person plays a limited number of roles. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है उसे समझते हैं। जैसे मान लो आप ये है यू है, आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं और एक पेरेंट भी हैं। आपके पास तीन रोल हैं और इन तीन रोल के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एज इनको अगर रोल को निभाना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको निभानी होगी। अगर आप डायरेक्टर हैं तो स्टेक होल्डर्स के लिए करना होगा, बिजनेस ओनर है तो प्रॉफिट कमाना होगा, पेरेंट है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। अगर इन दो में अगर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में अगर क्लैश हो रहा है तो रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं उसको। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर रोल्स। इस ये स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है, द सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज फेस्ड विद डिमांड हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की टू और मोर रोल्स निभाने की, दैट डू नॉट मैच नहीं कर पा रहे हैं आप, इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। रोल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर ईच पर्सन प्लेज अ लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स। तो ये भी सही बात है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में इतने रोल्स नहीं निभाते थे लोग। जैसे पीछे अभी एग्जांपल में दिखाया, वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स थे, इसलिए वहां पे रोल कॉन्फ्लिक्ट भी कम होता था। आई होप ये समझ आ गया हो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2. Assertion. Adolescents undergo physical physical and physiological changes. Reason. The phase of adolescence is full of stress and turbulence. Correct answer is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A. Assertion की correct explanation है reason. Adolescents undergo physical and physiological चेंजेस। बिल्कुल सही बात है कि एडोलसेंट की जब एज होती है उसमें उनमें फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से होते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और जो फेज होती है एडोलसेंस की वो फुल ऑफ स्ट्रेस एंड टर्बुलेंस होती है। ये भी सही बात है। आगे देखते हैं क्या है। एडोलसेंस क्या है। Adolescence is that type of life when a child reaches reproductive maturity. The process of these changes is known as puberty. Puberty आने पर बहुत changes होते हैं. It begins at the age of around 10 and lasts till 19. The period of adolescence is also known as teenage. ये सब आपको पता होगा, बेसिक है ये बिल्कुल। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। puberty, children get taller, heavier, and stronger. ये physical changes है. There are also changes in children's sexual organs, brain, skin, hair. Abstract thinking develops. Physiological changes हो रहे हैं. They develop the ability of absorbing the perspective or viewpoints of others. ये भी physiological है. An increased ability of emotions and emotional attachments. Peer pressure, ये सब changes हो रहे हैं. Peer pressure, the development of personal and sexual identity. ये सारे changes होते हैं physical and physiological during adolescence. अब स्टैनले हॉल जो जिन्होंने फादर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन एडोलसेंस है, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी टर्म स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इन 1904 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडोलसेंस। जो सेकंड स्टेटमेंट है, द फेस ऑफ एडोलसेंस इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड टर्बुलेंस, वो इसी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू हिम, adolescence is a period of stress, strain, storm, and strife. Adolescence is a turbulent time charged with conflict and mood swings. इन्होंने ये कहा था, the time period of transition from childhood and adolescence is of great stress. Adolescents fail to think clearly and it creates great frustration and stress in their lives. Hence, Stanley Hall states that adolescence is a period of stress, strain, storm, and strife.
So the second statement is also true. Question 3. Assertion: poverty takes its toll on individual families and communities. Reason: poor often feel helpless against natural, social, economic and political forces. अगर आप लाइन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही बात है. पावर्टी टेक्स इट्स टॉल ऑन इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है, फैमिलीज को और कम्युनिटीज एट लार्ज को. तो पावर्टी जहाँ होगी वहाँ इंडिविजुअल भी सफर होगा, फैमिलीज भी और कम्युनिटीज भी. और पुअर रीजन क्या दिया है? पुअर ऑफन फील हेल्पलेस. हेल्पलेस क्यों फील करते हैं? अगर कोई नेचुरल फोर्स आ गया, कोई सोशल फोर्स आ गया, कोई इकोनॉमिक चेंज आ गया या पॉलिटिकल फोर्स आ गया, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है? पुअर पे ही होता है. जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या जैसे कोरोना आया था, तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ था? पुअर. क्योंकि उनके डेली जो वेजेस थे वो इफेक्ट हुए थे, इसीलिए पुअर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. कोई इकोनॉमिक चेंज आ गया, जैसे डीमोनेटाइजेशन आया था, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे हुआ था? पुअर पे. ऐसे ही कोई पॉलिटिकल फोर्सेस आते हैं, तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है. पुअर ऑफन फील हेल्पलेस अगेंस्ट ऑल दीज forces: natural, social, economic and political, and poverty takes its toll on individuals, families and communities. So both the statements are true. Both A and R are true, and R is the correct explanation of question 4. Assertion: the importance of empowerment as process and outcome in social work practice is expanding exponentially. Reason: empowerment is the innate element of social work philosophy. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है एम्पावरमेंट की एज अ प्रोसेस, कि हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, वो हमारा एक सोशल वर्क का प्रोसेस है. और आउटकम है कि लोग एम्पावर हो जाए. वो सोशल वर्क प्रैक्टिस में एक्सपैंड हो रहा है एक्सपोनेंशियली. ग्रोथ मतलब इसकी तरफ आजकल लोग ज्यादा है कि हर किसी की एम्पावरमेंट हो. तो इसके लिए सोशल वर्क प्रैक्टिस में ग्रोथ बहुत हो रही है आजकल. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ये कंसेप्ट, ये प्रैक्टिस, या ये ये जो भी है ये इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली. एम्पावरमेंट इज द इनेट एलिमेंट ऑफ सोशल वर्क फिलोसफी. ये भी बिल्कुल सही बात है. सोशल वर्क फिलोसफी में सबसे जरूरी एलिमेंट है एम्पावरमेंट. हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू. Question 5. Assertion: in social work practice, the strength perspective has emerged as an alternative to more common pathology oriented approach in helping clients. क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव जो है वो इमर्ज हुआ है इसके ऑल्टरनेटिव में, जहाँ पे हम कॉमन पैथोलॉजिकल अप्रोच मतलब इन चीजों पर फोकस करते थे. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है. स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये करेक्ट है स्टेटमेंट. Reason: instead of focusing on clients' problems and deficits, the strength perspective centers on clients' abilities, talents and resources. बिल्कुल सही बात है. स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव में हम क्लाइंट की प्रॉब्लम और डेफिसिट पर फोकस नहीं करते. हम क्लाइंट में क्या एबिलिटी है, उसमें क्या टैलेंट है, उसके पास क्या रिसोर्सेज है, उस पर फोकस करके उसकी हेल्प करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Strength perspective क्या है? Is an approach to social work that puts the strength and resources of people, communities, and their environments rather than their problems and pathologies at the center of helping process. Helping process का दायर मतलब एक नया तरीका आया ये, जिसमें हम लोगों की हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते, उनकी स्ट्रेंथ पे, उनके एबिलिटी पे फोकस करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं. ये नया पर्सपेक्टिव है. लोगों को भी इसमें अच्छा लगता है. ये नहीं उनकी प्रॉब्लम को बार बार उनके ऊपर सामने बताते रहो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनकी हेल्प करो. नहीं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उससे उसको कैसे निकाल सकते हैं, उस स्ट्रेंथ को यूज करके, उनकी एबिलिटी को यूज करके. यही है स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव. It was created as a corrective and transformative challenge to predominant practices.
एंड पॉलिसीज दैट रिड्यूस पीपल। जो पहले वाला पर्सपेक्टिव था उसमें लोगों को जिसमें सिर्फ डेफिसिट्स और पैथोलॉजी एंड डिसफंक्शंस पे फोकस करता था, उसमें लोगों की हेल्प अच्छी नहीं मतलब वो प्री डोमिनेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसी दैट रिड्यूस पीपल, वो लोगों को इतना हेल्प नहीं करती थी। द स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव emphasizes the human capacity for resilience, resistance, courage, thriving, and ingenuity, and it champions the right of individuals and communities to form and achieve their own goals and aspirations. इसीलिए ये पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है. While acknowledging the difficulties the clients experience, the strength perspective never limits people to their traumas, problems, obstacles, illness or adversity. Rather, it addresses them as challenge. ये एक challenge है जो तुम्हारे सामने है, इसको फेस कैसे करना है? अपनी स्ट्रेंथ से. अपॉर्चुनिटी है, इसको गेन करना है, एक मोटिवेटर फॉर चेंज है, ना कि सिर्फ एक इलनेस है. ये सब नहीं बताना उन्हें कि ऑब्स्टेकल है तुम्हारी जिंदगी में, एक ऑब्स्टेकल आ गया है, ये बार बार नहीं बोलना, बल्कि उनको ये समझाना है कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं. इसको एज अ चैलेंज लेके, इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके, कि आपकी ये एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप इससे बाहर निकलिए. एक मोटिवेशन है ये लोगों के लिए. इसीलिए इस तरह से आप लोगों की हेल्प अच्छी तरह कर पाएंगे. Social workers are enjoined to collaborate with clients, their families, and communities to discover and generate hopes and opportunities, to mobilize inner and environmental strength and resources. Inner, जो उनके पास खुद है, and to act for individual and collective empowerment and social justice. Thus, helping relationship is characterized by alliance, empathy, collaboration, and focus on clients and communities aspiration and goals. तो ये बहुत ही नया कंसेप्ट है, नया पर्सपेक्टिव है जिससे लोगों की हेल्प हो रही है. Question 6. Who among the following has made division of social casework into direct and indirect? Hollis, William Reid, Gordon Hamilton, N.A.T. Garrett. The correct answer is Hollis. इन्होंने सोशल केस वर्क को एज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड में कैटेगराइज किया था. Question 7. The term reference group was first conceptualized by Hyman, Merton, M.N. Srinivas, C.H. Cooley. The correct answer is not Merton but Hyman. Reference group क्या है? The term reference group was coined by Herbert Hyman in Archives of Psychology to refer to the group against which individual evaluates his or her own situation or कनेक्ट. जैसे ये डायग्राम के थ्रू आप समझिए, ये एक इंडिविजुअल है, ये सारा फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल क्लास, ये सब इसी के सराउंड है, बट एक रेफरेंस ग्रुप होता है जिससे वो इवेल्युएट करता है कि वो किस सिचुएशन में है और उसके जैसा बनना चाहता है. इवेल्युएट्स हिज और हर ओन सिचुएशन और करेक्ट. एक रेफरेंस ग्रुप होगा जिससे वो अपनी सिचुएशन को कंपेयर करता होगा, इवेल्युएट करता होगा. Question 8. Who is of the view that social unrest is rooted in the capitalist path of development? A.R. Desai, G.S. Gure, D.P. Mukherjee, Surajit Sinha. The correct answer is A.R. Desai. Question 9. What is true psychological drives? Internal states, aroused by tension, underlying need, guided by external stimuli. चूज द करेक्ट आंसर. कौन सा इसमें से स्टेट है जो साइकोलॉजिकल ड्राइव्स को डिफाइन करता हो, जिससे इसका मतलब आता हो? क्या वो इंटरनल स्टेट्स की वजह से होता है, क्या वो टेंशन की वजह से होता है, या फिर अंडरलाइक नीड है, या फिर किसी बाहर स्टिमुलाई से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से? द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3. ये एक इंटरनल स्टेट है. ड्राइव्स है ना, साइकोलॉजिकल ड्राइव है, ये इंटरनल स्टेट है. अराउज्ड बाय टेंशन, ये भी ठीक है. और एक अंडरलाइंग नीड है. ये स्टेटमेंट गलत है, ये इसको डिफाइन नहीं करती. साइकोलॉजिकल ड्राइव्स क्या आते हैं? रेफर्स टू बेसिक नीड एंड मोटिवेशंस दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग.
These drives are thought to be innate and often linked to the survival and reproduction of individual or species. Example of psychological drives include hunger, thirst, and desire for safety and security. जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया है, is a commonly cited framework for understanding the different levels of psychological drives with basic physiological needs at the bottom and self-actualization need at the top. तो ये एक नीड है, एक टेंशन है कि जैसे ये टेंशन है ना, हंगर, थर्स्ट एंड डिजायर फॉर सेफ्टी, तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकल ड्राइव अराइज होती है और एक इंटरनल स्टेट है. सो द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The fourth, the guided by external stimuli, is wrong. Question 10. The Dash has submitted a report on the execution of death sentence in India. Police Commission, Law Commission, Human Rights Commission, or Ministry of Home Affairs. The correct answer is Law Commission. That's all for today. ये 10 क्वेश्चन थे आज के. हम आगे के लास्ट 10 क्वेश्चन है, बाकी अनसीन पैसेज बचा है. दो अनसीन पैसेज बचे हैं और 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो 2018 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.